खुराना मेंशन में राइमा। आयुष्मान अरमान के कैबिन में बैठा हुआ था। वह उस मेडिसिन बॉक्स को और इंजेक्शन को देते हुए उसके बारे में पता करने के लिए कहता है, जिसे देखकर तो अरमान पहले बहुत ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि जो आयुष्मान मेडिसिन बॉक्स दे रहा है वह बहुत ही ज़्यादा रेयर मेडिसिन है और इंडिया में मिलना तो नामुमकिन है। लेकिन उसे बारे में उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए अरमान उसे एक रैपर में पैक करके उसे टेस्टिंग के लिए लैब भेज देता है, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही अरमान आयुष्मान को सब कुछ अच्छे से डिटेल में बता सकता था। वहीं आयुष्मान भी सीधे सीधे कह देता है कि छोटी से छोटी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आयुष्मान वापस माया के वार्डरूम में चला जाता है, जहां माया अभी भी अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। तो आयुष्मान उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए कहता है, एक तो तुम्हारी तबीयत ख़राब है, ऊपर से फ़ोन में लगी हुई हो, इधर दो फ़ोन। और फिर आयुष्मान फ़ोन को अपनी पॉकेट में डाल लेता है। वहीं माया गुस्से से अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, भी जीतने ही वाली थी, तुम्हारी वजह से मैं हार गई। तो आयुष्मान उसकी ऐसी बच्चों जैसी शक्ल देखकर उसके गालों को खींचते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अब गुस्सा करना बंद करो, रात के 12 बज चुके हैं, चुपचाप से सो जाओ। तो माया आयुष्मान से कनका के बारे में पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या है। तो आयुष्मान माया की ये बात सुन एक पल के लिए शांत हो जाता है और मन ही मन कहता है, शायद इसे अभी कनका के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। वैसे भी दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है और माया बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव भी है। इसीलिए आयुष्मान माया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए प्यार से कहता है, कुछ नहीं, बस उसे थोड़ा सा बीपी की प्रॉब्लम थी, इसीलिए चक्कर आ गया। डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ उसे, कनका अब ठीक है। और अब तुम सो जाओ, क्योंकि वो लड़ाकू अभी आराम से सो रही है, फूफा जी उसके लिए रुके हैं और मैं तुम्हारे लिए। मुझे परेशान मत करो, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है। तो माया सोफ़े की तरफ देखकर कहती है, तो ठीक है, सो जाओ। और फिर वह मज़े से बिस्तर पर लेटते हुए सोने लगती है, चद्दर ओढ़कर। तो आयुष्मान अपनी आंखें छोटी कर कहता है, ओ अर्धांगिनी जी, ज़रा साइड होकर सोइए, क्योंकि इतने बड़े बेड पर आप अकेले कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे भी सोना है। तो माया मुंह बनाते हुए कहती है, क्यों, सोफ़ा नहीं है क्या? तो आयुष्मान भी अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाते हुए कहता है, हाँ है तो, लेकिन जब मेरे सामने इतनी खूबसूरत बीबी बेड पर अकेले सो रही है, वो भी मेरे सामने, तो भला मुझे सोफ़े पर नींद कैसे आएगी? वहीं माया तो आयुष्मान की बातें सुन हैरानी से और शर्म से कहती, क्या? लेकिन तभी आयुष्मान माया के गुलाब से सॉफ्ट होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे इस तरह से मत देखो, नहीं तो मैं कुछ कर जाऊंगा तो बाद में मुझे मत ब्लेम करना। माया तो आयुष्मान की ये बात सुन एकदम से अपनी नज़रें आयुष्मान से हटा लेती है और मन ही मन कहती है, ये आयुष्मान इतने बेशर्म कब से हो गए। वहीं आयुष्मान माया को इस तरह खोया हुआ देख एकदम से उसके बगल में लेटते हुए माया को अपने ऊपर खींचते हुए बाहों में भर लेता है। तब जाकर माया अपने होश में आती है। आयुष्मान माया के बालों में हाथ फेरते हुए अपनी प्यार भरी आवाज़ में कहता है, अब से हाथ डाल लो, क्योंकि तुम्हें अब हर रोज़ यूं ही मेरे साथ सोना है। और खबरदार, जब तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला तो, नहीं तो। इतना बोल आयुष्मान माया के सॉफ्ट होठों को छूने लगता है। जैसे माया की आवाज़ तो उसे गले में ही अटक जाती। वहीं आयुष्मान के इतने करीब होने की वजह से हमेशा की तरह इस बार भी माया की दिल की धड़कनें मेट्रो की स्पीड में दौड़ रही थी, जिससे उस बेचारी की तो नींद वैसे ही आंखों से उड़ चुकी थी। वहीं आयुष्मान अपनी आंखें बंद कर माया को महसूस कर रहा था। अगली सुबह माया की जब नींद खुलती है तो उसे अपने शरीर में कुछ ज़्यादा ही भारी भारी सा महसूस हो रहा, कोई बहुत बड़ा पत्थर लाकर उसके शरीर पर किसी ने रख दिया हो। माया उठने की कोशिश करती है पर उठ नहीं पा रही थी, तो वो अपनी आंखें मसलते हुए खोलती है तो आयुष्मान शर्टलेस होकर उसके ऊपर ही सोया हुआ था, जबकि रात को तो उसने उसे अपनी बाहों में ले रखा था। लेकिन सुबह होते होते दोनों की पोजीशन चेंज हो चुकी थी। माया को अपनी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था। वह जैसे ही अपनी गर्दन को छूती है तो उसकी हल्की सी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसकी पूरी गर्दन पर लव बर्ड्स के निशान थे, जिससे उसकी पूरी गर्दन काले नीले निशानों से ढक चुकी थी, जिसे देखकर तो कोई भी बता सकता था कि आयुष्मान ने माया की नींद में होने का काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया था। आयुष्मान माया की आवाज़ सुन कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलता है और माया चिल्लाते हुए कहती, हटो मेरे ऊपर से, नहीं तो मैं यहीं दबकर मर जाऊंगी। माया की इतनी जोर की आवाज़ सुन कर तो आयुष्मान एकदम से उसकी सारी नींद गायब हो गई थी और वह एकदम से अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या है वाइफी, सुबह सुबह क्यों कान पे हड़ताल मचा रही हो?
तो माया आयुष्मान को खुद से दूर धक्का देते हुए कहती है, पहले ऊपर से हटो, कितने भारी हो तुम, मुझे दबा के मारना चाहते हो। तो आयुष्मान भी एकदम से पलट कर बिस्तर के दूसरी साइड हो जाता है। तो माया एकदम से उठकर बैठ जाती है और अपने सीने पर हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अपने हाथ को दूसरे हाथ से दबाते हुए कहती है, हाय मेरी हड्डियां टूट गई। कि तभी माया को कुछ अजीब सा फील होता है और वह एकदम से अपने आप को देखती है। तो माया की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसकी बॉडी से उसका टॉप गायब था और ऊपर से उसकी ब्रा ही थी। वहीं आयुष्मान जब माया को इस तरह देखता है तो अपनी नजर इधर उधर घुमाने लगता है, जैसे उसे तो कुछ पता ही ना हो, क्योंकि ये कारनामा तो उसी का था। लेकिन आयुष्मान अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसे कर लेता है जैसे उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वही माया जल्दी से बेडशीट को खींचकर खुद को कवर करते हुए गुस्से से आयुष्मान को उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम जंगली इंसान, तुमने रात को मेरे सोने का फायदा उठाया ना। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा बेशर्म हो। लेकिन आयुष्मान तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और ना उसे कुछ सुनाई दे रहा हो। वो बेचारे की तरह अपनी शक्ल बनाकर बिस्तर से उठते हुए अपनी शर्ट पहनने लगता है। वही माया गुस्से से आयुष्मान को घूर रही थी और मन ही मन कहती है, मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं आज तक इतना सीधा साधा समझती थी वह इतना ज़्यादा ठड़की निकलेगा। क्या सोचा था मैंने इसके बारे में, और ये क्या निकला। छी। माया तो आयुष्मान को मन ही मन बस गालियां दे रही थी। आयुष्मान हंसते हुए कहता है, इस तरह मुझे घूरने से तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। माना कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इस तरह से ताड़ोगी। और वैसे भी मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। माया तो आयुष्मान की बातें सुन हैरानी से मुंह खोले कहती है, क्या मेरी गलती, लेकिन कैसे। तो आयुष्मान भी अब माया की तरफ देखकर कहता है, और नहीं तो क्या, तुम मुझे रात को इतना ज़्यादा चिपक कर सो रही थी कि मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया। तो बोलो गलती किसकी है। माया गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अभी के अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर इधर उधर देखते हुए माया एक फ्लावर पॉट टेबल से उठाकर आयुष्मान की तरफ फेंकती है। लेकिन आयुष्मान जल्दी से फ्लावर पॉट को कैच करते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या, अभी मुझे लग जाती तो, और अपने पति परमेश्वर को मार रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। तो माया गुस्से से बिस्तर से उठते हुए कहती है, अभी बताती हूँ कि मारना किसे कहते हैं। आयुष्मान एकदम से कहता है, लगता है आज मेरी बीवी कुछ ज़्यादा ही पागल हो चुकी है। इसलिए वो एकदम से वार्डरूम से बाहर की ओर भागता है और मन ही मन कहता है, आज तो ये मुझे मार ही डालती, भगवान ने बचा लिया मुझे। और फिर जल्दी से बाहर निकलकर राहत की सांस लेता है। वहीं माया गुस्से से पैर पटकते हुए कहती है, बेशर्म कहीं का। वहीं वार्डरूम के बाहर आयुष्मान के चेहरे पर अब अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन तभी उसके कंधे पर उसे किसी का हाथ महसूस होता है और वो जैसे ही पलटकर देखता है तो उसके चेहरे की सारी खुशी एक पल में गायब हो जाती है और हैरान से कहता है, तू ये क्या कर रहा है। तो अरमान मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, मुझे देखकर तेरी हवाइयाँ क्यों उड़ गई। तो आयुष्मान मुंह बनाते हुए कहता है, वैसे तू यहाँ औरतों की तरह क्या कान लगा के खड़ा था। तो अरमान अपनी आंखें छोटी कर कहता है, अरे यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, बस देख रहा था, सुन रहा था कि तुम दोनों क्या खिचड़ी बना रहे हो। वैसे तुम दोनों की बातों से तो कुछ और ही लगता है। ये बोल अरमान अपनी आंखें झपका देता है। आयुष्मान चिढ़ते हुए कहता है, तू यहाँ से निकल, मेरा दिमाग खराब मत कर। ये सुनकर तो अरमान को और ज़्यादा हंसी आ जाती है और वो बच्चों की तरह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहता है, वैसे मुझे अंदर से जोर जोर की आवाज़ आ रही थी, मैंने सोचा थोड़ा वेट कर लेता हूँ, लेकिन तू तो खुद ही बाहर आ गया और मुझे अंदर आने का मौका भी नहीं मिला। वैसे सही सही बता, अंदर चल क्या रहा था। तो आयुष्मान अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, क्या तुझे जानना है कि अंदर क्या हो रहा था। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही नहीं, दूसरों के मैटर में अपनी टांग अड़ा रहा है। अभी निकल यहाँ से और मुझे परेशान मत कर। लेकिन अरमान भी कहाँ मानने वालों में से था। उसे तो आयुष्मान को छेड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन आयुष्मान मुंह बनाते हुए कहता है, तू जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अरमान भी स्टाइल से कहता है, अरे यार बता भी दे, आखिर मैं कोई गैर थोड़ी ना, तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो आयुष्मान मुस्कुराते हुए कहता है, बता तो देता, लेकिन ये सिंगल लोगों के काम की बातें नहीं है, जाकर पहले कोई गर्लफ्रेंड बना उसके बाद बात कर। ये सुनकर तो
अरमान का मुंह लटक जाता है, लेकिन फिर वो मुंह बनाते हुए कहता है, ओ सिंगल किसे बोला? तुझे पता भी है मेरे पीछे कितनी लड़कियां मरती हैं और मेरे पीछे पागल हैं। ये सुनकर तो आयुष्मान हंसते हुए कहता है, मजाक करना बंद कर, तू तो एक नंबर का फेंकू इंसान है, बस फेंकता रहा कर, कोई भी लड़की तेरे से इंसान में इंटरेस्ट लेगी सपने में। ये बात सुनकर तो अरमान का ईगो हर्ट हो जाता है और वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और गुस्से से कहता है, तुझे क्या चुटकुला लग रहा है और इस तरह क्या हंस रहा है? तो आयुष्मान हंसते हुए कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर तुझे प्रॉब्लम है तो निकल यहाँ से, दफा हो जा। और ऐसे ही फिर दोनों की तू मैं काफ़ी देर तक होती है। उसके बाद फाइनली अरमान अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अब लड़ाई करना बंद कर, वैसे भी इस तरह लड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला हम दोनों को ही। तो आयुष्मान भी अपने सर के पीछे दोनों हाथ रखते हुए कहता है, वैसे सही कह रहा है, वैसे तुझे मैंने कुछ कहा था, याद है, भूल गया? तो अरमान मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ पता है, बस दोपहर तक फाइल मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन, सरस्वती जी और मालती जी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी और वो एक कमरे में सामान का सारा सेटअप करवा रही थी, क्योंकि राइमा अपना सारा बोरिया बिस्तर लेकर खुराना मेंशन आ चुकी थी, क्योंकि आज सुबह ही मालती जी ने बढ़ा चढ़ाकर माया और आयुष्मान के बारे में राइमा को न जाने क्या क्या बता दिया था और इतना तक कह दिया था कि अगर अब तुमने देर की तो शायद हो सकता है आयुष्मान कभी भी तुम्हारा ना हो पाए। वहीं राइमा तो वैसे भी आयुष्मान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आयुष्मान ही एक ऐसा जरिया था राइमा के पास जो उसके सक्सेस की सीढ़ी था, जिसे वह यूं ही अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती थी। और वैसे भी कुछ दिनों से राइमा भी नोटिस कर रही थी कि आयुष्मान उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने तो अब राइमा की कॉल्स को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया था, जिससे राइमा बहुत ज़्यादा डर गई थी कि वह आयुष्मान को सच में ना खो दे। अगर वो आयुष्मान उसके हाथ से निकल गया तो उसकी इतनी सालों की मेहनत पर पल भर में पानी फिर जाएगा, जो उसने इतनी सालों से मेहनत की और आयुष्मान से को अपने प्यार के जाल में फंसाए रखा, और इसी के चलते उसे ना जाने कितने ही बेनिफिट मिले थे। और आज आयुष्मान की वजह से ही वह इतनी बड़ी स्टार बन गई थी, और अगर उसे आयुष्मान के आगे का सपोर्ट नहीं मिला तो कैसे अपने आप को और ऊपर कर पाएगी और अपना सपना कैसे पूरा करेगी ए लिस्टेड एक्टर बनने का। और अमन भी अभी उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था और ना ही उससे कोई बात कर रहा था, जिसकी वजह से अब राइमा के पास आयुष्मान ही एक आखिरी सहारा बचा था, क्योंकि अरमान पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि आयुष्मान ने ना जाने कितनी ही डील्स कैंसिल करवा दी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। वहीं कनिका और माया भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी और आयुष्मान और माया एक कार में आ रहे थे और दूसरी कार में कनिका और विराम जी। माया खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी और उसकी गर्दन में एक स्कार्फ लटक रहा था, जो पूरी तरह से उसकी गर्दन को कवर कर रहा था, जो कि आयुष्मान का कारनामा का नतीजा था, जिसकी वजह से माया को ना चाहकर भी ये स्कार्फ पहनना पड़ रहा था, क्योंकि आयुष्मान सच में बहुत ज़्यादा ही बेशर्म था। उसने माया की नेक पर इतने सारे लबर्ड्स के निशान कर दिए थे कि माया चाहकर भी उसे नहीं निकाल रही थी, और ना ही उसके पास कंसीलर था, जिसकी वजह से उसे मजबूरी में इसे कैरी करना पड़ा, वो भी इतनी गर्मी में। और उसे बार बार आयुष्मान के कहे शब्द ही याद आ रहे थे, जिसे ना चाहकर भी उसके दोनों गाल टमाटर की तरह लाल थे और वह आयुष्मान से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वहीं आयुष्मान बार बार रिव्यू मिरर में माया को ही देख रहा था और उसे तो सच में वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, लेकिन वो उसकी तरफ देख नहीं रही थी। इस वजह से आयुष्मान बार बार उसकी तरफ अपनी नज़रें कर रहा था और कभी रिव्यू मिरर में, क्योंकि उससे अच्छे से पता था कि माया कब नाराज़ होती थी और कब गुस्सा। और इसी के साथ ही चैप्टर नहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।